जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए करंट क्लास जो है उसके मेथड को हम कॉल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ज़रा देखिए। जी, अच्छा जी, तो ये मैंने एक एक ही कोड को जो है वो रिप्रेजेंट किया दो कॉलम्स में। तो जो पहला कॉलम है उसमें आप देखें तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, और उसमें एक मेथड है एम के नाम से, और सिंपली हम उसमें हेलो एम प्रिंट कर रहे हैं, और एक मेथड है एन, और जो मेथड एन है उस मेथड में हमने यहाँ पे सिंपली जो है वो एन को प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो क्लास जो मेन प्रोग्राम है उस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने क्लास ए का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, और जैसे ही ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है? चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद कर दें। तो इंस्टेंस क्रिएट किया हमने क्लास ए का स्मॉल ए के नाम से, और ए डॉट एन जब मैंने किया, मैंने यहाँ पे ए डॉट एन फंक्शन कॉल किया, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो एन, तो ये जो आउटपुट है उस आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, हेलो एन प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास, हेलो एन। तो ये जो पहली आउटपुट है ये हमारे पास आ जाएगी, ये वाली, ये हेलो एन। ठीक है, इसकी वजह से। और हम ये कर रहे हैं कि इस एन मेथड के अंदर एक और मेथड कॉल करें जिसका नाम क्या है, एम। मेथड का नाम क्या है, एम। अब देखें यहाँ क्या होगा, ये जो मेथड एम है ये डायरेक्टली हम कॉल करें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो हमने ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि मेथड हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होते हैं। तो जब आप लिखते हैं एम तो ये कॉल हो तो जाती है, मेथड एम कॉल हो जाएगा। बेटे माइक बंद कर दें। मेथड एम जो है वो कॉल तो हो जाएगा, लेकिन ये मेथड एम कॉल कैसे हुआ, यहाँ से जो है ये मेथड जो है वो कॉल हुआ, तो ये कॉल कैसे हुआ, बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इस वाली कॉल को इस कॉल में कन्वर्ट कर देगा, इस एम को वो दिस डॉट एम कर देगा। और दिस डॉट एम से मुराद क्या है कि इस मेथड एन को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था वो ऑब्जेक्ट था बेसिकली ए, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए के लिए मेथड एन कॉल हुआ, और उसी स्मॉल ए ऑब्जेक्ट के लिए मेथड एम भी क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो दिस डॉट एम, इस दिस डॉट एम का मतलब है कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ही ये मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, जिसके लिए, जिस एन के लिए, जिस सॉरी ए के लिए मेथड एन कॉल हुआ था, यानी ए ने मेथड एन को कॉल किया था, और वही ए मेथड जो है वो एम को भी क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस कॉल को दिस के साथ क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सो सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक ही क्लास के अंदर उस क्लास की किसी और मेथड को कॉल करना हो तो वहाँ पे अभी आप क्या करते हैं, दिस डॉट करके ये जो पोर्शन है ना लिख सकते हैं आप, दिस डॉट एम। तो दिस से मुराद ये है कि करंटली इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के साथ आप जो है वो इस एम मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? गुड। दिस का यूज़ कह रहे हैं कि दोबारा बता दें, तो दिस का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए। और करंट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्या मुराद है, करंट ऑब्जेक्ट से यहाँ मुराद ये है कि जिस ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को क्या किया होता है, कॉल किया होता है। तो दिस के जो है वो डिफरेंट फीचर्स हैं, बेनिफिट हैं। एक फ़ीचर आपको मैंने प्रीवियस वाली एग्जांपल में बताया, एक अभी हमने डिस्कस किया, दो चीज़ें हमने डिस्कस की कि दिस कीवर्ड हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ फंक्शन का नाम और हमारे लोकल क्लास की जो एट्रीब्यूट है उनका नाम क्या हो, सेम हो, तो वहाँ पे भी दिस कीवर्ड यूज़ हो सकता है। दूसरा यूजेज क्या बताया कि हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एक क्लास के अंदर, एक सेम क्लास के अंदर
उसी क्लास के मेथड को कॉल करना होता है, तो वहाँ पे भी हम जो है वो दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस डॉट एम करके हमने इस मेथड को क्या किया है, कॉल किया। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दिस जो है वो करंट फंक्शन को जो भी कॉल हो रहा है उसको रेफ़र करने के लिए जो है वो दिस जो है वो यूज़ होता है। तो दिस का थर्ड जो है वो बेनिफिट ये है कि हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं दिस के थ्रू। दिस कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कमिंग एग्जांपल है इसमें देखें कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा दिस के थ्रू। अगेन जो है वो हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम जो है वो ए है, क्लास ए, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है एक्स के नाम से, एक्स एट्रीब्यूट है, और ये जो हमने यहाँ पे बनाया ये कंस्ट्रक्टर है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम हेलो ए प्रिंट करें, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ये आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसको एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट मिलेगा। और यहाँ देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस के बाद पैरामीटर एम्प्टी छोड़ दिए। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, उसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करो, दिस करके इस दिस और इस कॉल का मतलब यह है कि यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या कर लो, कॉल करो, ठीक है। अब ज़रा देखें, मेन में हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए, इस लाइन के लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ये वाला कॉल होगा, और उसको वैल्यू x की जगह क्या मिलेगी, 10। लेकिन जैसे ही हम इस लाइन में आएंगे तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि क्या करो, दिस एंड लोकल जो डिफ़ॉल्ट या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लो। तो यहाँ से जंप करके हम यहाँ आ जाएंगे और सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो ए। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो ए। तो हेलो ए प्रिंट हुआ आउटपुट में, और जब ये दिस की कॉल ख़त्म होगी तो कंट्रोल जो है वो यहाँ से वापस जो है वो इस लाइन पे आएगा, दिस के बाद वाली लाइन पे। और दिस के बाद वाली लाइन में हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और एक्स प्रिंट कर दो, और एक्स की वैल्यू क्या थी, 10। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड यूजेज है कि हम आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इवन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट लाइन में लिखना मस्ट है जी, फर्स्ट पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना वो नॉर्मली हमेशा पहले कॉल होता है। सर ये जो x है प्रिंट वाला, ये कौन सा x होगा, ये ऊपर क्लास वाला वेरिएबल होगा या नीचे जो इंट x है पैरामीटर? ये जो पैरामीटराइज्ड जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेरिएबल है, ये वो है। सही है, लेकिन ये ऊपर क्लास वाला क्यों नहीं होगा? क्या होगा, ये जो ऊपर क्लास वाला है इंस्टेंट वेरिएबल प्राइवेट इंट x, हाँ, ये वो वाला x होगा या पैरामीटर वाला इंट x होगा? ये वैसे नॉर्मली जो है वो पैरामीटर वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप पैरामीटर वाला करना चाह रहे हैं, वैसे इसकी आउटपुट देखिएगा, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, मुझे भी यहाँ कन्फ्यूजन लग रही है। होना एक्स जो लोकल है वही होना चाहिए, क्योंकि आप उसने नीचे प्रिंट किया 10, तो ये किस केस में वैल्यू अपडेट किया, एक ही वैल्यू अपडेट किया या एक्चुअली as जो it 10 is value print कर? जो 10 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये तो उस कॉन्सेप्ट वाइज में दिखा रहा हूँ कि जो पैरामीटर में एक्स आ रहा है उसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सही है। तो ये यहाँ पे ना आई गेस कि यहाँ 10 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आएगा। ये लोकल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, एक मिनट में इसको ठीक करता हूँ। ये जो 10 है ना, ये वाला 10, इस 10 की जगह 0 आएगा की वजह से जी। तो आप एक्सपेरिमेंट दोबारा अब ये प्रूव करोगे किसी भी चीज से क्या शुरू किया हुआ आप लोगों ने? अगर वो तो ठीक है मखदूम, यहाँ 0 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। जी ठीक है, समझ आ गया सर। अच्छा जी, तो यहाँ 0 आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाते हैं। सर दिस
का यूज फिर से रिपीट करते हैं। दिस का क्या है देखिए, दिस का डिफरेंट यूजेज है ना। मैं दिस जो वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल है, इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। पहला पर्पस मैंने आपको ये बताया कि विद इन क्लास फंक्शन बॉडी हम दिस कीवर्ड जब यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा कि इस फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की बात हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर जब हमने सेकंड डिस्कस किया तो हमने उसका डिफरेंट मीनिंग डिस्कस किया। तो इसके मल्टीपल मीनिंग है ना, तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए ना, दिस के मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है, ये पहला मीनिंग है कि दिस को हम यूज़ कर सकते हैं टू रेफर द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम करंट क्लास के इंस्टेंस जो वेरिएबल्स हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दिस का मतलब ये है कि अगर मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर दिस डॉट समथिंग लिखा है तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की बात हो रही है। एक ये मीनिंग है। फिर दिस के थ्रू जो है वो हम करंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लिए। यानी दिस को यूज़ करते हुए हम एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। फिर हम दिस के थ्रू जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस किया हमने कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। अब हम ये जो फोर्थ वन इसका यूजेज है वो देखने जा रहे हैं कि दिस कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन एनी मेथड कॉल। तो हम मेथड कॉल के अंदर जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट भी दिस को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, तो फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। तो अभी थर्ड जो है वही कंटिन्यूड है। इसमें थर्ड का जो पहली एग्जांपल है उसमें हमने ये देखा है कि जो आर्ग्यूमेंट कंसिडर है उसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंसिडर को कॉल किया। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम कह रहे हैं कि कॉलिंग पैरामीटराइज कंसिडर फ्रॉम डिफ़ॉल्ट कंसिडर। यानी हमने इस वाले एग्जांपल में ये किया ना कि हमने जो आर्ग्यूमेंट कंसिडर था उस कंसिडर के अंदर दिस को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट कंसिडर को कॉल किया था, यानी नो आर्ग्यूमेंट को। जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कंसिडर के अंदर जो है वो भी हम पैरामीटराइज कंसिडर को हम कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट कंसिडर है या नो आर्ग्यूमेंट कंसिडर है, ये वाला। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि पैरामीटराइज कंसिडर को कॉल किया हुआ है। दिस 5 का मतलब है ये वाला कंसिडर। ठीक है, पैरामीटर 5 जो है वो x को पास होगा और जब हम x को प्रिंट करेंगे तो जो भी x की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए इसमें हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट कंसिडर यानी नो आर्ग्यूमेंट कंसिडर कॉल किया हुआ है। इसके थ्रू होगा ये कि ये वाला कंसिडर कॉल होगा और ये कंसिडर सबसे पहले क्या करेगा, दिस 5 यानी यहाँ से हम जंप करके इधर से हम जंप करके वापस इस पर आ जाएंगे और इंट 5 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 5। तो रिज़ल्ट में पहली वैल्यू आएगी 5 और उसके बाद आएगा हेलो। तो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 5 है और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, हेलो ए। ठीक है, तो ये इसी एग्जांपल को जस्ट जो है वो मैंने दो तरीक़ों से आपको दिखाया कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कंसिडर में पैरामीटराइज को भी कॉल कर सकते हैं और पैरामीटराइज कंसिडर में हम डिफ़ॉल्ट कंसिडर को भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। अच्छा, इसी एग्जांपल में हम एक रियल यूजेज ऑफ दिस कंसिडर जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। तो जी, इस एग्जांपल में देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर, एक है नेम, तीसरा है कोर्स और इसी तरह है फ़ी। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें हम रोल नंबर, नेम और कोर्स पास कर रहे हैं। तीसरी एक आर्ग्यूमेंट है फ़ी के नाम से जो हम पास यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, और जो उसके बाद वाला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसमें हमने रोल नंबर भी पास किया, नेम भी पास किया, कोर्स भी पास किया और साथ में फ़ी भी पास कर। चारों आर्ग्यूमेंट हमने पास किए।
और ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर लिया कि दिस करके, दिस रोल नंबर, नेम और कोर्स, इसका मतलब है कि ये दिस जो है जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये जो है ये वापस इसको कॉल कर देगा। समझ आ गई बात? और डिस्प्ले जब करेंगे तो वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये 3 वेरिएबल आपने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को दे दिए हैं और जो बी वाला था आपने ये इधर ही, यानी ये इसको असाइन कर देगा इधर इस कंस्ट्रक्टर में, और इसको जो 3 वेरिएबल वो पहले हमने बनाया हुआ था कंस्ट्रक्टर को, उसको कॉल किया, ये हो रहा है इधर। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है, वो ये है कि यहाँ इस लाइन के बाद ना ये री यूजिंग कंस्ट्रक्टर के बाद ये जो लिखा हुआ री यूजिंग कंस्ट्रक्टर के बाद ये वाली जो लाइन लिखी हुई है दिस डॉट फी इज इक्वल टू फी, ये गलती से जो है वो कमेंट का पार्ट बन गया है। इसको यहाँ पे लिखना है आपने, यहाँ पे इस लाइन की जगह। ठीक है, अब देखें, दोबारा देखें कि जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसको जो है वो रोल नंबर भी मिलेगा, इसको नेम भी मिलेगा, इसको कोर्स भी मिलेगा और इसको फ़ी भी मिलेगी। लेकिन ये जो नेम, कोर्स और रोल नंबर है, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इस फंक्शन दिस को कॉल करते हुए ये इसके थ्रू सेट करवा लेगा। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है ना, रोल नंबर, नेम और कोर्स। तो ये रोल नंबर, नेम और कोर्स इसने पास किया, तो उस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, वैल्यू सेट कर दी। और जो एक वैल्यू रहती थी ना फ़ी वाली, उस फ़ी वाली को यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इस लाइन के थ्रू हमने क्या करना है, सेट करना है दिस डॉट फी इज इक्वल टू फी। ठीक है, तो जो फ़ी एट्रीब्यूट है वो भी क्या हो जाएगा, साथ में असाइन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे यूजेज ये है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए जो काम पहले वाले कंस्ट्रक्टर ने किया होता है उसी को रीयूज़ किया जा सकता है, बजाय इसके कि यहाँ पे दोबारा लिखा जाता दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो ये करने के बजाय हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लिया। ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, तो अब मैन में देखें ज़रा मज़ीद आपको क्लियर होगा। ये मैन में हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं S1 क्लास का, S1 का स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ S1 और इज इक्वल टू न्यू करके हमने यहाँ 3 वैल्यूज़ पास की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस केस में जो है 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ये वाला है। ठीक है, ये सिर्फ रोल नंबर, नेम और कोर्स की वैल्यू असाइन करेगा स्टूडेंट 1 के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट 2 है उसके लिए नेम रोल नंबर भी असाइन हो रहा है, नेम भी असाइन हो रहा है, कोर्स भी असाइन हो रहा है और साथ में फ़ी भी उसकी जो है वो असाइन हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट 2 है उसने फ़ी पे कर दी है, उसकी फ़ी जो है वो सेट होगी, और जो स्टूडेंट 1 है अभी उसकी फ़ी क्या है, 0 है। तो हम जो है वो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं। चलें जी, कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उनके आंसर कर लूँ। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये आप लोग इनको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी बात नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि दिस को विदाउट डॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने किसी मेथड को कॉल करना होता है तो फिर हम दिस डॉट करके मेथड का नाम लिखते हैं, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो चूँकि कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं होता, क्लास का नाम ही होता है, तो हम सिंपली दिस लिखते हैं। हरीश कह रही हैं कि मुझे इस एग्जाम्पल की समझ नहीं आई। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। यहाँ पे पैरामीटर सेम है तो इसके आउटपुट ऐसे डिफरेंट आ गई है। डिफरेंट नहीं आ रही। हसाम क्या नहीं बोल रहे हैं या राहील बोल रहे हैं, कोई एक बात करें, दोनों के माइक ऑन है। सर ये डिफरेंट आई है ना, अली, असद और जावा, ठीक है ना सर? नहीं ना, ये जो पहले वाली आउटपुट आई है ना, ये फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर की वजह से आई है, और ये जो सेकंड आउटपुट आई है, ये सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर की वजह से आई है। बात समझ आई कि नहीं?
S1 के लिए हमने क्या किया हुआ है कि 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है और S2 के लिए 4 आर्ग्यूमेंट वाला कॉल किया हुआ है। तो जब हम S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो उसमें फ़ी के अलावा बाकी वैल्यू सेट हो चुकी हैं, वो आ जाएंगी। और S2 के लिए जब कॉल करेंगे तो उसमें फ़ी भी आ जाएगी। और S2 के लिए असद है, S1 के लिए अली है, तो डिफरेंस है ना दोनों में। ठीक है। अच्छा अरीश, क्या नहीं समझ आया आपको? देखें सिंपली हमने यहाँ पे ये किया है कि आप यूँ समझें कि हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो है 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट का नाम, उसकी आईडी, उसके कोर्स का नाम और उसकी फ़ी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। तो ये जो पहला स्टूडेंट है उसके लिए हमने ये कहा कि स्टूडेंट का नाम अली है, उसने जावा का कोर्स इनरोल किया है और उसका जो आईडी है वो है 111, और जो उसकी फ़ी है ना वो 0 है, यानी इसने पे कर दी है फ़ी, नल है। यानी फॉर एग्जांपल अभी 0 तो नहीं है, यहाँ पे नल के बजाय फ़ी के एट्रीब्यूट में 0 आना चाहिए। मुझे देखने दें, फ़ी जो है वो फ्लोट है ना, तो यहाँ एक मिस्टेक है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये जो नल आ रही है, नल नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 0.0। तो 0.0 का क्या मतलब है कि इस स्टूडेंट की फ़ी जो है वो पहले से पे है। आप यूँ समझे ना कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, ये लेट से डेटा सेल में कुछ लोग बैठे हैं, वो ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड भी है कि आपकी फ़ी जो है वो कितनी रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम असद है, उसने भी जावा का कोर्स इनरोल किया है, 112 जो है वो उसका एरिड नंबर है, लेकिन जो उसकी फ़ी है वो अभी पेंडिंग है, और कितनी है वो 6000 है। तो सेकंड जो स्टूडेंट है हम उसकी फ़ी जो है वो यहाँ पे 6000 कर रहे हैं। समझ आ रही है ना बात? तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाए, एक तो ये, दूसरी बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, यहाँ तक का जो पोर्शन है दोनों का, ये वाला, ये दोनों का सेम है। सेम से मुराद ये है कि आईडी है, नेम है और क्लास का नाम, कोर्स का नाम है। तो बजाय इस वाले केस में हम कंस्ट्रक्टर तो ये वाला कॉल ही करेंगे, यही वाला, लेकिन जो आईडी है, नेम है और कोर्स का नाम है, आईडी यानी रोल नंबर, नेम और कोर्स का नाम। अब यहाँ पे एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लिखता दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, और दिस डॉट फी इज इक्वल टू फी। तो ये जो 3 वैल्यूज़ है ना, रोल नंबर, नेम और कोर्स, ये ऑलरेडी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है। तो बजाय इसके कि दोबारा लिखने के, हमने क्या कर लिया, यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, दिस करके, वही रोल नंबर, वही नेम और वही कोर्स इसको पास कर दिया। यहाँ रोल नंबर, यहाँ नेम, यहाँ कोर्स, और ये उनको क्या कर देगा, सेट कर देगा। ठीक है ना। तो S2 के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, और इसमें हमने क्या कर लिया, S2 के लिए ही इसको कॉल कर लिया। दिस से मुराद ये है कि S2 के लिए ये कॉल हो रहा है। बजाय इसके दोबारा लिखने के हमने एक कंस्ट्रक्टर में दूसरे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये थर्ड यूजेज था दिस कीवर्ड।